एंड थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह भी कम करना पड़ेगा। ज़्यादा ही हाई चांसेस रहते हैं कि पेपर लेंदी बनेगा। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है कि भाई वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसका सितंबर में अटैम्प्ट हो चाहे उसका जनवरी में अटैम्प्ट हो, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़ते वक्त क्या उसे स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स उसे अवॉइड करनी चाहिए एंड किस तरीके से वो जो है वो अपने अकाउंट्स के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकता है। अच्छा स्कोर मतलब 70-80 ला सकता है। एंड फाउंडेशन के अकाउंट्स में इतने लाना मुश्किल नहीं है। इवन दो मैंने खुद सिर्फ 1 मंथ के अंदर प्रिपरेशन में विदाउट एनी कोचिंग क्लास 76 स्कोर करे थे अकाउंट्स के अंदर। तो इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है, डिटेल में स्ट्रेटजीज अप्रोच क्या रहने वाली है, राइट, एंड क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है। अपने जो है वो कमेंट ज़रूर कर देना कि क्या क्या तुम्हें कमियां लगी है अपनी अप्रोच में, अपनी स्ट्रेटजी में, एंड क्या मिस्टेक जो तुम कर रहे थे अब तुमने जो है वो नहीं करोगे आगे जाके, वो भी चीज़ जो है कमेंट कर देना। सबसे पहले बात करने वाले सिलेबस। अब सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें जो है वो 11th-12th की है। 11th के जैसे अंदर BRS आ गया, फाइनल अकाउंट्स आ गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई, बेसिक थ्योरी आ गई, बेसिक जर्नल लेजर से सारी चीज़ें आ गई, ट्रायल बैलेंसेस, ये सब जो है वो 11th-12th का ही रिपीट हो गया है। ऑफकोर्स लेवल अलग है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, लेंदी ज़्यादा है चीज़ें, बट जो अगर किसी ने 11th-12th में अच्छे से पढ़ा है देन उस केस में उसको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। या फिर अगर किसी कोई 11th-12th में नहीं पढ़ के आया अच्छे से, या फिर कोई साइंस साइड से है या फिर आर्ट साइड से है, देन उस केस में जो है उसको ये चीज़ जरूर सुननी चाहिए कि क्या सिलेबस है। अब सिलेबस में कुछ जो है नए चैप्टर आने वाले, जैसे इन्वेंट्री आ गया जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एंड फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ एंट्रीज़ वगैरह है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, लाइक 5 से 6 एंट्रीज़ है। अगर तुम 5 से 6 एंट्रीज़ को एक बार देख लो, सही से समझ लो, देन उसके बाद इसमें नया क्वेश्चन कुछ खास बनने की ज़रूरत है नहीं। अब 2 चैप्टर्स और आ जाते हैं। एक आता है NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी अकाउंटिंग जो है वो पहले 11th में होती थी, फिर 12th में आई एंड देन फिर वहाँ से भी हट गई। सो अब ये सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में है एंड सेम गोज विद सिंगल एंट्री। जब मेरे टाइम पे तो 11th पे होती थी एंड अब ये 11th में है या नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट ये 4 चैप्टर जो है किसी भी बच्चे को नहीं लग सकते। बाकी इसके अलावा फाउंडेशन वगैरह में जो नए चैप्टर ज़्यादा नहीं आते, 11th-12th का ही जो है वो बढ़ाते, थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ाकर पूछ लिया जाता है। कंपनी अकाउंट्स जो है उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं है, जैसे उसमें रिडम्पशन वाला पार्ट नहीं है, बट रिडम्पशन वाले पार्ट के आने उसकी वेटेज इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 6 से 7 नंबर का है एंड आसान है, क्योंकि कुछ वही 5-6 एंट्रीज़ है एंड वही बार बार करनी पड़ती है रिपीटेटिव बेसिस पे, देन उस केस में वो ज़्यादा मुश्किल नहीं बनता। सो अब यहाँ पे हमने चैप्टर का डिस्कशन करा है। तुम्हें जो है ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या चैप्टर आ रहा है, क्या क्या चीज़ है। सबकी एक कागज़ पे जो है सब चैप्टर का नाम लिख के सबकी वेटेज जो है वो तुम्हें लिख लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम ABC एनालिसिस कर सको, बट इसलिए कि तुम्हें प्रायोरिटी बेसिस पे सेलेक्ट कर सको। जैसे फाइनल अकाउंट्स NPO है, ये थोड़े ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है, देन इनको थोड़ा प्रायोरिटी रखनी चाहिए रिवीजन के टाइम पे। कवर तो तुम्हें 100% ही करना चाहिए ऑलवेज, अकाउंट्स में स्पेशली, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है। एंड ऑल्सो अकाउंट्स में जो स्टेप मार्किंग के काफ़ी स्कोप रहता है। सो पूरी तरह से छोड़ना चाहिए बेकार है, बेकार चॉइस है। कुछ ना कुछ कर देना चाहिए ताकि स्टेप मार्किंग जरूर। अब इस वीडियो का मेन जो टॉपिक आने वाला है, अप्रोच क्या रहने वाली है हमारे सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन करते वक्त अकाउंट्स के लिए। सो अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते वक्त मुझे लगता है सिर्फ 2 ही चीज़ है जो तुम्हें ध्यान रखना है। पहला कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट से लेकर फिर तुम्हारा प्रैक्टिस करना है। 2 ही चीज़ें आती है। सबसे पहले दोनों को जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट के अंदर 2 चीज़ें है। अब तुम अगर किसी से क्लासेस ले रहे हो देन तुम्हारे लेक्चर्स वो तुम्हारी वीडियोस हो गई, और अगर नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देन यूट्यूब पे इसका इनफ कंटेंट अवेलेबल है। काफ़ी सारे चैनल्स हैं। अब PW अनअकैडमी या फिर CA पराग गुप्ता, CA हार्दिक, ऐसे करके बहुत सारे चैनल्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं। देन उसके इसमें किसी से भी तुम कहीं से भी कर सकते हो। सबने डिटेल वन शॉट डाल के। टीचर्स के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि सेपरेटली तुम्हें किस टीचर से जो है ज़्यादा बेटर रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। सो क्लासेस करते वक्त तुम्हें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि जो भी टीचर जिससे भी तुम पढ़ो, स्पेसिफिकली अगर तुम्हारे लेक्चर्स चल रहे हैं, तो लेक्चर्स के केस में तुम्हें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होमवर्क मिल रहा है कि यहाँ तुम एक ही सेशन, एक क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो तुम्हारा होमवर्क है, देन उस होमवर्क को तुम्हें ज़रूर करना है, क्योंकि ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। अब अगर तुम जो है टाइमली होमवर्क कर रहे हो देन उस केस में तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, बट अगर जो है अवॉइड कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं चलेगी। एंड क्लास वर्क से रिलेटेड भी तुम्हें जो है वो कोशिश करनी चाहिए, जो क्लास में हो रहा है उसको एक बार घर पे वापस करना है। इसके बारे में अभी हम आगे मिस्टेक्स वाले में वापस बहुत बात करेंगे, तो इसको अभी साइड रखते हैं। सो ओवरऑल कंसेप्ट क्लैरिटी के अंदर यही चीज़ है। अब यहाँ पे पॉइंट ये कि कंसेप्ट क्लैरिटी का मतलब क्या है, तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई कंसेप्ट समझना मतलब वीडियोज़ देखना, तो ये तो गलत बात है भाई। क्योंकि अगर जो है तुम्हें एक एंट्री दे दी जाए, इस एंट्री में तुम ये नहीं बता पा रहे कि इसका 2 इफेक्ट क्यों गए हैं, कहाँ गए हैं, देन इस केस में तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी का सिंपल मतलब है कि तुम्हें समझ आ रहा है कि वो चीज़ डेबिट में क्यों गई है या क्रेडिट में क्यों गई है, ताकि तुम्हारे सामने कोई नई एंट्री आ गई, नई एडजस्टमेंट आ गई, देन उसका तुम जो इफेक्ट समझ सको एंड वहाँ पे इफेक्ट उसका दे सको। और नेक्स्ट स्टेप आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
स्पेशली जो तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तुम अकाउंट्स के पेपर में नहीं बैठ सकते। अगर तुम बैठोगे तुम्हारा सोल्व नहीं होगा आंसर मोस्ट प्रोबेबली, एंड अगर सोल्व हो भी गया तो टाइम भी सोल्व नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी जब तुम रिवीजन फेज में करोगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 3 रिवीजन टारगेट कर रहे हो। दैन फर्स्ट रिवीजन में मेरा ये आइडिया रहता है कि तुम जो है स्लो प्रैक्टिस करो, यानी कि तुम जो है वो क्वेश्चंस को समझो, स्लो प्रैक्टिस करो, चाहे इवन तो टाइम तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा लग जाए, बट तुम्हारा मेन चीज़ है कि प्रेजेंटेशन के साथ तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बट जब तुम सेकंड एंड थर्ड डिवीजन पे आते हो देन तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि इसी सेम क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके कम टाइम में आंसर निकालने की। अब उसके लिए ये नहीं कह रहा पूरी प्रेजेंटेशन मत करना, बट थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर पेपर में ये कुछ बच्चों को लगता है कि भाई प्रेजेंटेशन मैटर करती है, बट प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर तुम्हारे आंसर सही है देन उस केस में प्रेजेंटेशन तुम्हारी मैटर नहीं करने वाली। प्रेजेंटेशन तभी मैटर करेगी जब तुम्हारा आंसर थोड़ा इधर उधर है, तो उस केस में प्रेजेंटेशन अच्छा इफेक्ट। प्रैक्टिस करने के लिए जो है तुम्हारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। ICAI के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेशंस छोड़ के मत जाना। अगर कोई भी बच्चा ICAI का मटेरियल छोड़ के जा रहा है देन उस केस में उसने ऑलरेडी अपने काफ़ी सारे मार्क्स पहले गवा दिए। तो ICAI का स्टडी मटेरियल तो कभी भी मत छोड़ के जाना। उसके अलावा भी PYQs वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जब तुमने कंसेप्ट क्लैरिटी देख ली, वीडियो समझ ली, एंड देन उसके बाद तुमने प्रैक्टिस कर ली, अब यहाँ पे जो है तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर है, कितनी प्रैक्टिस हुई, यानी कि तुम श्योर हो या नहीं हो। अगर किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने पर कि हाँ उसको अकाउंट्स की तैयारी हो चुकी है, देन उस केस में वो जो है वो फर्दर आगे इस वाले पार्ट को हटा दे, बट मिस्टेक्स वाले पे दे चले जाए। बट अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि अभी भी अनश्योर है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देन उस केस में सिंपल चीज़ है, तुम्हें वापस रीचेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत आ गई। तुम्हें सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लैरिटी समझनी पड़ेगी कि तुम्हें जो है हर एक एंट्री का लॉजिक समझ आना चाहिए, तभी जो है कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अगर वो नहीं है देन उस केस में प्रैक्टिस का कुछ फायदा नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी हर एक एंट्री की होनी चाहिए कि हर एक एंट्री में क्या इफेक्ट आ रहा है, हर एक आइटम का कहाँ इफेक्ट जा रहा है, क्यों जा रहा है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि कंसेप्ट क्लैरिटी वाला पार्ट आसान है, देन उस केस में बहुत आसान है, फिर प्रैक्टिस करो। तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करते रहो। एक बड़ा क्वेश्चन है उससे तुम्हारा पहली बार में सॉल्व हो रहा है, देन उसको अगली 5 बार करोगे, देन वो 3 बार सॉल्व नहीं होगा पर 2 बार सॉल्व हो जाएगा, एंड वो 2 बार सॉल्व करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो इस वाले स्टेज में जो तुम्हें टाइम लगेगा। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है देन इस केस में दिक्कत आ सकती है, बट ये जो स्पेशली अगर किसी का टाइम दूर है देन इस केस में इस स्टेज पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रैक्टिस वाला स्टेज अच्छे से नहीं करते हो देन कंसेप्ट वाला भी किसी काम का नहीं है, एंड अगर तुम कंसेप्ट वाला स्टेज अच्छे से नहीं करते हो देन प्रैक्टिस करके भी तुम कितना कर लो, क्योंकि पेपर में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो तुमसे स्कोर नहीं हो पाएंगे। सो ये चीज़ है। ICAI की बुक से उठ के क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसके आने के चांसेस तो हाई रहते हैं अकाउंट्स के अंदर फाउंडेशन लेवल पे, बट स्टिल कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन जरूर डलेगा। उसके लिए तुम अपने मार्क्स बेफालतू में कमाते हुए। सो ओवरऑल जो थे ये 2 ही पॉइंट्स थे, एक पहला कंसेप्ट क्लैरिटी, दूसरा प्रैक्टिस। लिटरली अकाउंट्स के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लॉ के अंदर जब मैं वीडियो बनाऊंगा देन उसमें 3-4 चीज़ें डिस्कस करूँगा, बट अकाउंट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तो अकाउंट्स वैसे ही CA फाउंडेशन का काफ़ी आसान है, एंड आसान तो है ही, साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं बस प्रैक्टिस करनी है लिख के, वो भी अगर तुम देख के कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, देन इसमें काम नहीं चलेगा, तुम्हें लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, उतना ज़्यादा बेटर रहने वाला है। बाकी इसमें अप्रोच में और को कुछ कहने को नहीं है। तो अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की, कि क्या क्या मिस्टेक जो है किसी भी पर्सन को अवॉइड करनी है प्रिपरेशन के दौरान। अभी सबसे पहला पॉइंट आता है इग्नोरिंग क्लास वर्क। क्लास वर्क को बिल्कुल इग्नोर मत करना। ये चीज़ मैंने लेक्चर के वक्त बोला, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जो भी तुम किसी से लेक्चर्स ले रहे हो या फिर तुम यूट्यूब पे कर रहे हो, देन उस केस में जो भी तुम्हारे टीचर जो है वो क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, उस क्वेश्चन को जो है तुम्हें ज़रूर वापस से लिख के करना है। अनटिल अनलेस तुम्हारे पास टाइम की कमी हो, तुम्हें जो है उस क्वेश्चन को ज़रूर से खुद से लिख के करना है प्रेजेंटेशन के साथ। इसमें देखो टाइम कंज्यूमिंग वाला होता है, तुम्हें अपना टाइम देखना पड़ेगा, तुम्हारे पास कितना टाइम है। अगर तुम्हें लगता है कि टाइम अभी है तुम्हारे अगले टाइम पे, देन तो उस केस में तुम्हें ज़रूर लिखना है। अगर लगता है कि टाइम की कमी है, टाइम अभी इतना नहीं है, देन इस केस में तुम रिकॉल कर सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो कि अच्छा ये ऐसा सॉल्व हुआ है एंड इसकी एंट्री ये हुई है। तुम इफेक्ट्स मैच कर सकते हो, इसका इफेक्ट वहाँ गया, इसका इफेक्ट वहाँ गया, एंड देन जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व। अब नेक्स्ट जो है 2 मिस्टेक्स आती है। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है कि भाई क्वेश्चन समाप्त ना करना। भाई ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। लिटरली अगर कोई CA फाउंडेशन का स्टूडेंट या फिर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट किसी भी लेवल पे, अगर वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपने क्वेश्चन मार्क करके नहीं चल रहा कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन लास्ट दिन पे देखना पड़ेगा, लास्ट दिन पे करना पड़ेगा, 1.5 दिन में, देन उस केस में भाई जो है वो उसका नहीं होने वाला। क्योंकि लास्ट के टाइम वैसे तो अकाउंट्स के लिए तुम्हें ऑलरेडी 3-4 दिन का टाइम मिल जाता है, 5 दिन का भी लोग टाइम ले लेते हैं, बट स्टिल अगर तुम 1.5 दिन के हिसाब से करोगे तो तुम्हें प्रिपरेशन 1.5 दिन वाली ही करनी चाहिए, कि ये मान के कि मेरे को 1.5 दिन में पूरा अकाउंट्स निपटाना है। जो 5 डे की अकाउंट की स्ट्रेटजी होती है उसमें थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट स्टिल तुम्हें जो है क्वेश्चन मार्क करने पड़ेंगे कि तुमने जो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करा उसमें से तुमने 10 क्वेश्चन करे, बट उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जिसे करके तुम्हारा पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है, देन उस केस में तुम्हें वो वाले क्वेश्चन जरूर मार्क करने हैं। अब वैसे तो चाहो तो तुम नोट्स भी बना सकते हो। अकाउंट्स के अंदर नोट्स बनाना कुछ लोगों के लिए सही रहेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं। टाइम की कमी है देन उस केस में मत बनाना, क्योंकि क्वेश्चन ही इनफ रहेंगे।
बट अगर टाइम की कमी ना हो देन नोट ज़रूर बना लेना अकाउंट्स के, शॉर्ट समरी नोट्स बना लेना, पूरे डिटेल में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होता है कि हमें क्वेश्चन कैसे मार्क करने हैं। भाई क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो देखो क्वेश्चन कभी ये सोच के मार्क नहीं करे जाते कि तुम्हारा उसमें पहली बार में सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, ये एक फैक्टर हो सकता है। बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क करने का सही तरीका कि तुम्हें उसमें कितना कवरेज मिल रही है। लेट से कोई क्वेश्चन है, अभी मेरे स्क्रीन पे मैं फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन लगा देता हूँ। अभी ICA की बुक का क्वेश्चन है, अब इसमें जो है वो काफ़ी सारे ऑलरेडी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा, ऊपर से 9 एडजस्टमेंट्स दे रखी है। सो ये 9-10 एडजस्टमेंट जो करने के बाद बच्चे का काफ़ी सारा एंट्रीज क्लियर हो जाएगी, काफ़ी सारे इफेक्ट्स उसे समझ आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मार्क करना सिंपल बनता है। इस तरीके से तुम्हें खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। टीचर अगर तुम्हें बता रहे कि ये वाले क्वेश्चन ले लो तो उसे भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से रिकमेंडेड रहेगा कि तुम खुद के ही क्वेश्चंस मार्क करो, खुद ही उसे यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तुम्हें अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन सेलेक्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि किसी और के कहने पे तुम जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे हार्ड क्वेश्चन ही लेने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल होता है बट वो थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप होते हैं कि इससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वैसे क्वेश्चन सिंपल है, तुम उन्हें भी मार्क कर लो। सारे क्वेश्चन तुम्हें लास्ट पे लिखने नहीं है, बट हाँ अकाउंट्स के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क करो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइम गैप ज़्यादा होता है, तो तुम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें लिख के भी कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक आती है भाई मॉक टेस्ट। अगर तुम अकाउंट्स में बिना टेस्ट के दिए बैठ रहे हो पेपर में, देन उसके इसमें सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अकाउंट्स के अंदर जो है वो मेन चीज़ ये नहीं आती कि पेपर मुश्किल आ रहा है, मेन चीज़ आती है लेंदी। एंड मेरे हिसाब से ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि पेपर तो लेंदी बनेगा। अगर कोई भी बच्चे सोच रहा है क्या पता मेरे अटेम्प्ट में पेपर लेंदी ना बने, देन तो भाई तुम्हारा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हाई चांसेस रहते हैं कि पेपर लेंदी बनेगा। ऐसे जो है वो हमेशा पेपर लेंदी बनाता है, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, चाहे वो फाइनल लेवल पे हो, पेपर जो है ऑलवेज लेंदी ही बनेगा अकाउंट्स का स्पेशली। सो अगर तुम्हारे जो है पेपर लेंदी की वजह से छूट रहा है कि लेंदी था पेपर, देन उस केस में प्रैक्टिस ही ओनली चीज़ है, और कुछ नहीं कर सकते तुम। प्रैक्टिस में भी तुम्हें एक अप्रोच ध्यान रखने मन में कि मुझे इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द जितना कम टाइम हो सके उतने टाइम में सॉल्व करना है। टाइमर लगा सकते हो तुम हर एक क्वेश्चन के लिए, या फिर तुम मॉक टेस्ट भी दे सकते हो टाइम लगाकर, ये तुम्हारी चॉइस है तुम्हें किस तरीके से सूट कर रहा है। बट यस, इसमें तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह भी कम करना पड़ेगा, उसका भी काफ़ी इफेक्ट आता है। काफ़ी बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करने लग जाते हैं, बट इससे बढ़िया भाई तुम जो है वो कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। आज की इस वीडियो में इनफ रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अब मैं कहने को तो बहुत सारी चीज़ें, बट ये सबको सारी चीज़ें बोल दूँगा देन काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है। इतनी लंबी वीडियो फिर कोई देखता नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। बट यस, मैं अगर तुम कहोगे तो मैं इसके अलावा उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँगा पार्ट्स के ऊपर। बाकी मैं अपनी CA फाउंडेशन की सर्टिफाइड कॉपी का भी एनालिसिस डालूंगा इस वीडियो चैनल पर, ताकि जो कुछ प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स तुम्हें समझ आ सके कि प्रेजेंटेशन का पार्ट क्या है। प्रेजेंटेशन मैंने बोल तो दिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल प्रेजेंटेशन कुछ हद तक मैटर तो करता है, उससे भी तुम्हारे मार्क्स पे इफेक्ट आता है। बट किन किन केसेस में आता है वो उस वीडियो में ही बात करेंगे, क्या क्या गलती अवॉइड करनी है वो बात करेंगे। बाकी तुम जो है वो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, क्या तुम्हें गलतियाँ लगती है जो अभी भी हो रही है। तुम्हें कोई डाउट पूछना है तुम कमेंट में ही पूछ सकते हो, या फिर मैं अपनी जो इंस्टा या फिर लिंक्डइन के जो उस पर ही पूछ सकते हो। कॉन्टैक्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर सब मिल जाएगा। एंड मेरी पुरानी वीडियोज़ भी जो है तुम विजिट कर सकते हो, उसमें भी मैंने कुछ ना कुछ जो है तुम्हारे फाउंडेशन या इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो है डिस्कस करा है। अभी इस चैनल पे जो मैं ये हर एक सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड और भी कंटेंट डालने वाला हूँ।